नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। डिस्कस करते हैं आज 8 दिसंबर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में और पूरा प्रयास रहेगा कि आज से आपको रेगुलर करंट अफेयर की क्लासेस यहीं पर मुहैया कराई जा सकें। अगर रेगुलर नहीं भी होती हैं तब भी आपको मैं वीकली या फिर 2 से 3 दिनों के भीतर जो कंटेंट होगा, जमा होगा, वो मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। अभी फ़िलहाल बात करते हैं आज हम पहले क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा ये कि भारत ने या भारत सरकार ने पाइका विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम मानने से मना कर दिया है। ये माननी जो लिखा हुआ है इसे सुधार कर लीजिएगा, ये मानने से है इसका संबंध। तो भारत सरकार ने पाइका विद्रोह को डिनाई कर दिया है, हम नहीं मानेंगे क्या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। जो आप पिक्चर देख पा रहे हो यही है पाइका विद्रोह की पिक्चर, जो कि दर्शाती है पाइका विद्रोह को। 1817 में यह विद्रोह हुआ। उड़ीसा का एक प्लेस पड़ता है, उसका नाम पड़ता है खुदरा। तो खुदरा से यह विद्रोह खड़ा हुआ और विद्रोह खड़ा किसके द्वारा किया गया? पाइका समुदाय के द्वारा। आमतौर पर भारत सरकार ने इसको मना क्यों किया है? तो भारत सरकार ने इस बेस पे मना किया है कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं होगा, क्योंकि यह विद्रोह एक स्थानीय राजा के कहने पर खड़ा किया गया था। तो तमाम बातें हैं, इसलिए डिनाई कर दिया गया। अभी तक आप जो पढ़ते आ रहे हैं वो पढ़ते आ रहे हैं क्या कि वर्ष 1857 का जो सिपाही विद्रोह शुरू हुआ उसी को ही आप क्या कहते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। आमतौर पर ये किताबें में आप सब पढ़ते हैं और बिल्कुल वही फैक्ट है। भारत सरकार ने भी इसी चीज़ को माना हुआ है। खैर, बात करते हैं ये आज मामला क्यों खड़ा हुआ, ये आज मामला तूल क्यों दे रहा है। तो आपको पता होना चाहिए 2017 में 2017 में पाइका विद्रोह के 200 साल पूरे हो गए थे। 200 ईयर कंप्लीटेड इन 2017, राइट। तो इसके उपलक्ष्य में 2017 के उपलक्ष्य में ही उड़ीसा सरकार के द्वारा एक केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई और चिट्ठी लिखकर कहा गया कि क्यों ना पाइका विद्रोह को एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा दिया जाए। तो तमाम तरीके का वाद विवाद चलता रहा और अंततोगत्वा निर्णय ये आया यहाँ पर कि पाइका विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हम नहीं मानेंगे। तो ये पहला प्रश्न था, आई होप समझ में आया हो। एक प्रश्न यहाँ पे छूट रहा है, वो छूट ये रहा है कि पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन रह सकता है। तो पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था बख्शी जगबंधु विद्याधर के द्वारा। नाम ना याद रहे मैं लिख दे रहा हूँ, बख्शी जगबंधु जगबंधु विद्याधर के द्वारा, विद्याधर के द्वारा। ठीक है, ये नेतृत्वकर्ता कई बार आप लोगों से पूछ लेता है। मैं आपसे लोगों से एक निवेदन करूंगा इस बात को लेकर कि जितने भी विद्रोह हुए, चाहे कोल विद्रोह हो, चाहे अहोम हो, सन्यासी हो, संथाली हो, या आपके जो अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं लाइक नील हुआ या अहोम हुआ, ये तमाम छोटे छोटे जो विद्रोह हैं आप लोगों को पढ़ लेने चाहिए। रीज़न ये, कई बार आप लोगों के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं जो आप उसके बाद जब नहीं आते हैं तो फिर दिक्कत करते हैं, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन ये कि भारत का हिमाचल प्रदेश जो राज्य है उसने 100% वैक्सीन को प्राप्त कर लिया है या 100% वैक्सीन प्राप्त करता राज्य बन गया है। अगर आपको थोड़ा सा याद है, क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इससे पहले जब फर्स्ट डोज की बात हमने करी थी तब भी हमने कहा था कि हिमाचल प्रदेश इज़ द फर्स्ट स्टेट जिसने 100% वैक्सीनेशन पूरा कर लिया है। और अभी तो हम जो बात करने जा रहे हैं वो सेकेंड डोज की बात करने जा रहे हैं, यानी कि सेकेंड डोज भी पूरा कर लिया है। तकरीबन यहाँ 53 लाख से अधिक की जनसंख्या है, लगभग 54 लाख के अंदर और 53 लाख से ऊपर। तो इतनी जनसंख्या को क्या किया गया है? वैक्सीनेशन पूरा प्रदान कर दिया गया है, यानी कि 18 से ऊपर वाले एज की मैं बात कर रहा हूँ। 18 से ऊपर एज वाले जो लोग हैं उनको 100% वैक्सीनेशन पूरा कर लिया है हिमाचल प्रदेश ने। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में फैक्ट है और हमेशा ध्यान रखना इस बात को, ये जरूर आएगा आपके एग्जाम में कि भारत का पहला राज्य कौन बन गया इसने 100% कोविड वैक्सीन प्राप्त कर लिया। तो आपका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। आमतौर पर मैं अगर देख पा रहा हूँ वर्तमान में जो नए नए राज्यपालों में बदलाव हुआ है तो इन राज्यपालों की दिशा में कई बच्चों को अभी तक याद नहीं हो पाए हैं कि राज्यपाल कौन है। ऐसे ही राज्यपाल हैं हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अकलेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अकलेकर वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो इनके बारे में आप फैक्ट सही ध्यान रखना। और भारत में अब तक कोविशील्ड, कोवैक्सीन और आपकी स्पुतनिक वी, ये तीन वैक्सीन ऐसी हैं जो वर्तमान में यूजेस में लाई जा रही हैं। तो आप सब ध्यान रखना कि हिमाचल प्रदेश भारत का फर्स्ट राज्य बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और मालदीव के मध्य एक्विरन अभ्यास का आयोजन किया गया है। जो एक्विरन अभ्यास है, जो आप झंडा देख पा रहे हो, ये है आपका मालदीव का और ये है आपका प्यारा भारत। तो भारत और मालदीव के मध्य में ये एक्सरसाइज जो हो रही है ये लगातार होती रहती है। इससे पहले जो एक्सरसाइज जो आयोजित हुई थी वो हुई थी मालदीव में। ठीक है, मालदीव में। मालदीव की राजधानी की बात करूँ तो मालदीव की राजधानी है माले और यहाँ की जो मुख्य भाषा है उसका नाम है दिवेही। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दिवेही किस देश की मुख्य भाषा है। तो दिवेही मुख्य भाषा है किसकी? आप कहेंगे मालदीव की। दिवेही जो लैंग्वेज मिलती जुलती है श्रीलंका से, श्रीलंका की भाषा क्या है? उसका नाम है सिंघली। तो सिंघली से मिलती जुलती भाषा है किसकी? दिवेही। मालदीव की जब मैं बात करता हूं तो ध्यान रखना, मालदीव एशिया का सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है और इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा देश है किसका? एशिया का। हिंद महासागर में अवस्थिति है इसकी। तो अभ्यास याद रखना, फिलहाल जो चर्चा में है उसका नाम है एक्विरन। तमाम बातें हमने कर ली इस क्वेश्चन से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेविस कप 2021 का खिताब
रूस के डेनियल मेदवेदेव ने जीता। देखिए प्रश्न कई तरीके से हो सकता है। डेविस कप का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया? पहला क्वेश्चन, किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया, ये भी ध्यान रखना। तो जो आपको ये खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं ब्रैकेट में, मैंने गोला खींचा इसके ऊपर, तो यही खिलाड़ी का नाम है डेनियल मेदवेदेव। तो मैं आपको बता दूं इस चैंपियनशिप को क्या टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है? ध्यान रखना, ये सामान्य प्रश्न आ जाते हैं। टेनिस का विश्व कप किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा टेनिस का विश्व कप कहा जाता है किसे? डेविस कप को। इसमें अब तक सबसे सफल टीमें जो रही हैं वो रही है आपकी यूएस की। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अब तक 32 बार इस खिताब को, डेविस कप का खिताब किसने जीता है? आपके यूएस ने। तो आपके दिमाग में जरूर बन रहा होगा यूएस ने अगर 32 बार जीता है तो इससे पहले कब से आयोजित किया जा रहा है? तो डेविस कप का खिताब वर्ष 1900 से आयोजित किया जा रहा है। और आप देख पा रहे हो 25 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच चला, और जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही अनाउंसमेंट कर दी गई। तो डेनियल मेदवेदेव ने एकल खिताब जो जन बनता है वो जीत लिया है, किसके द्वारा? डेविस कप 2021 का खिताब। तो यूएस सबसे सफल टीम है, टेनिस का विश्व कप कहा जाता है, रूस के डेनियल मेदवेदेव ने जीता, और नाम क्या है? डेविस कप। तो ये तमाम बातें आप सब फैक्ट सहित याद रखना, आती हैं आपके एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भीमराव रामजी अम्बेडकर की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई गई है। तो जो पिक्चर में देख पा रहे हो ये हैं बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर। इनका जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु के दिन को ही महापरिनिर्वाण कहते हैं। जो मृत्यु हुई वो हुई 6 दिसंबर वर्ष 1956 को। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को ना जानता हो। मैं बता दूं आपको, इनका जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 में हुआ। 14 अप्रैल 1891 में कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ। और एक बात ध्यान रखें कि इन्हें 1990 में क्या दिया गया? भारत रत्न भी दिया गया। ये तो सामान्य बात मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं महापरिनिर्वाण क्यों कहा जाता है। महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई उस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं अगर, कि महापरिनिर्वाण का जो व्याख्या है कहाँ पर की गई, तो एक बौद्ध ग्रंथ है उसका नाम है महापरिनिर्वाण सुत्त। महापरिनिर्वाण सुत्त, महापरिनिर्वाण सुत्त, ये ग्रंथ का नाम है। ठीक है, महापरिनिर्वाण सुत्त। इसमें जानकारी मिलती है क्या, कि किस तरीके से महात्मा बुद्ध का निधन हुआ। हालांकि इसी से ही प्रभावित होकर के महापरिनिर्वाण का शब्द का यूज किया जाता है भीमराव अम्बेडकर के निधन के ऊपर। मैं आपको बता दूं, जो अंतिम किताब अम्बेडकर जी लिख रहे थे उस दौरान जिस समय इनका निधन हुआ, वो बुक का नाम था द बुद्धा एंड हिज ड्रामा, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, द बुद्धा एंड हिज धम्म। धम्म एक आप सब सुनते रहते हैं, धम्म, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि। तो इस तरीके का जो वाका है बुद्ध में, ऐसे द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये किताब लिख रहे थे अम्बेडकर अपने निधन के आसपास। ठीक है, तो ये तमाम बातें आपने सीख ली, आई होप आपको समझ आया हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। यूएई एक नेशन है, यूएई ने राफेल विमान की खरीद के लिए 14 अरब यूरो का समझौता किया हुआ। तो जो आप देख पा रहे हो ये है इमैनुअल मैक्रो, और ये है यूएई के जो शासक या सुल्तान कह सकते हैं, ये सुल्तान है वर्तमान में। और इस राफेल विमान की खरीदारी के लिए समझौता किया गया है। देखिए अब तक के इतिहास में यूएई ने सबसे बड़ा आपका डिफेंस के लिए समझौता है कि 80 राफेल विमान। आपको पता होना चाहिए कि भारत भी अगर खरीद रहा है तो कितने खरीद रहा है? 36। इसके लिए ऑलरेडी भारत सरकार 2016 से कार्य कर रही है, और अचानक यूएई ने 80 राफेल विमान खरीद लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। 14 अरब यूरो की सहायता से खरीदे हुए हैं। तो तमाम फैक्ट सहित आप ध्यान रखना। और इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी ये है कि कतर ने इससे पहले तकरीबन 36 राफेल विमान खरीदे थे। तो इससे ही प्रभाव में आ गया यूएई, और यूएई ने ऑटोमेटिकली 80 राफेल विमान खरीद का समझौते के लिए निर्णय ले लिया है। और अब बहुत बड़ा निर्णय है ये कि 40 अरब यूरो यानी कि 14 बिलियन डॉलर की खरीद करी जाएगी। हालांकि ये खरीद टोटल इतने की नहीं है, मैं बता दूं इससे भी ज़्यादा की है। टोटल जो डिफेंस के ऊपर जो टाई अप किया गया है दोनों देशों के बीच में, वो 17 बिलियन यूरो का है। लेकिन जो एक्स्ट्रा 3 बिलियन यूरोज़ हैं आपके, वो अन्य डिफेंस के लिए हैं। जैसे सपोज दैट कि एक हेलीकॉप्टर है, उसका नाम है कैराकल हेलीकॉप्टर, जो कि सैन्य परिवहन में यूज होता है। तो उसके लिए मिला करके, लेकिन आपके लिए जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि हाल ही में किस देश ने 80 राफेल खरीद की बात करिए, तो आपका उत्तर होगा यूएई ने। ठीक है, तमाम बातें हैं, आपसे छोटी छोटी बातें मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि हवाई यात्री 2022 से अपने बोर्डिंग पास के अतिरिक्त फेस स्कैन, ये देख पा रहे हो किस तरीके से स्कैन कर पा रहा है पिक्चर में। तो 2022 से ये सुविधा उपलब्ध होगी कि अब बोर्डिंग पास, जैसे आप लोग आप आमतौर पर टिकट वगैरह लेते हैं रेलवे स्टेशन पर, ऐसे ही हवाई जहाज यात्रा में या हवाई यात्रा में टिकट कंफर्मेशन के बाद भी एक प्रक्रिया होती है, उससे बोलते हैं बोर्डिंग प्रक्रिया। यानी कि बोर्ड करने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं बोर्डिंग पास, जो पास मिलता है बोर्ड करने के लिए।
तो उसके लिए अब व्यवस्था क्या आ जाएगी, फेस स्कैनिंग। फेस स्कैनिंग के माध्यम से बोर्डिंग पास के अतिरिक्त भी व्यवस्था मुहैया होगी, यानी कि बोर्डिंग पास की आवश्यकता नहीं होगी, सामान्य बात कहूँ तो। इसके लिए अब तक कुल 4 देश के ऐसे एयरपोर्ट होंगे जो कि सबसे पहले इस व्यवस्था को लॉन्च करेंगे। कौन कौन वो एयरपोर्ट होंगे, तो पहला होगा कोलकाता एयरपोर्ट, दूसरा होगा पुणे एयरपोर्ट, एंड थर्ड होगा आपका विजयवाड़ा, एंड फोर्थ आपका होगा वाराणसी। तो ध्यान रखना वाराणसी उत्तर प्रदेश का है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, ठीक है। क्या क्या आपने मैंने बोला मैंने बोला कोलकाता, दूसरा मैंने बोला पुणे, तीसरा मैंने बोला विजयवाड़ा, और चौथा भी वी से विशाखा, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, आपका वाराणसी। तो ये 4 एयरपोर्ट ऐसे होंगे जो कि फेस स्कैन सुविधा को सबसे पहले लॉन्च करेंगे अपने देश में। तो 2022 से ये नई मुहिम है जो चालू करी जाएगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कितने एयरपोर्ट पर प्रारंभ में लाया जाएगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि ये व्यवस्था क्या है, उत्तर प्रदेश में कौन से हवाई जहाज जो आपका कहना कह सकते हैं कि आपका एयरपोर्ट है वहाँ पर व्यवस्थित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिल्ली देहरादून कॉरिडोर के लिए आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। जो आप देख पा रहे होंगे दिल्ली टू देहरादून इन 2.5 आवर्स सून, यानी कि 2.5 घंटे में अब बहुत जल्दी ये यात्रा हो पाएगी। मैं आपको बता दूं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो दूरी है दोनों के बीच में 248 किलोमीटर की वर्तमान में है, या घटा करके मात्र 180 किलोमीटर हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। अब जब कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है तमाम तरीके की व्यवस्थाएं इस कॉरिडोर पर मिलेंगी। ये कॉरिडोर बहुत महंगा है, 83,000 करोड़ रुपए की लागत से करीब बनाया जाएगा, ठीक है। 43,000 करोड़ रुपये से इसको बनाया जाएगा। और इसमें तमाम व्यवस्थाएं होंगी, जैसे 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना भी उद्घाटन किया जाएगा उत्तराखंड में जब ये आएंगे इस कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए या आधारशिला रखने के लिए, राइट। और इसके अलावा जो 4 धाम सड़क परियोजना है उसको भी उद्घाटित किया जाएगा। तो तमाम छोटे छोटे फैक्ट हैं, ये आपको तभी बताऊंगा जब इसके बाकायदा व्यवस्थित हो जाएगा। अभी तो फिलहाल आप ये ध्यान रखिएगा कि इसकी शॉर्ट दूरी कितनी हो जाएगी, और दूसरी चीज़ ये कॉरिडोर किस नाम से जाना जाएगा, तो दिल्ली देहरादून कॉरिडोर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। आप सब जानते हैं प्रश्न बहुत सामान्य है कि 4 तारीख को 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है इसी डेट पे, तो ज़्यादा बहुत कुछ विशेष नहीं कह सकता इसके बारे में। तो आप लोगों को केवल ध्यान रखना है कि 4 दिसंबर को क्या मनाया गया, आपका नेवी डे मनाया गया है। आमतौर पर ध्यान रखें कि कई सारे दिन सेना के लिए विभाजित हैं अलग अलग समय पर। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि भारतीय थल सेना दिवस और भारतीय वायुसेना दिवस कब कब मनाया जाता है, और हाल ही में नेवी के नए चीफ कौन हुए हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आया हो। अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।